चलो चलो सुनो, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि जितना भी करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब क्या कि बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाकर के मिलती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर यह साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में जाकर के मिलती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे पहले मैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिखाया हुआ हूं करंट कैरिंग लूप के कारण, जिस लूप को हम लोग लिखते थे क्या, M इक्वल टू आई इंटू कितना A। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आ जाएंगे क्या कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग मैग्नेट देखते हैं अपने अगल बगल में, उस मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ना है, अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर है उसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इसके लिए आपका एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा चीज क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या होता है। तो इस पूरे ही चैप्टर में आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो भी पढ़े हैं उससे रिलेट करके पढ़ें। बात समझ में आ रहा है? उसके एनालॉग में पढ़ें। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको क्या बोला था कि यह एक इमेजिनरी लाइन होता है, जो इमेजिनरी लाइन पॉजिटिव चार्ज के मोशन को दिखाता है कि अगर कोई सोर्स चार्ज है उसके बगल में हम क्या रखेंगे, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उस पॉजिटिव चार्ज के मोशन को देख के इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे मैग्नेटिज्म में आपको नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल समझना है और पॉजिटिव चार्ज को क्या समझना है, नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं कहानी को। और आज के कहानी में जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप पढ़े हुए हैं पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी और उसका प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके बाद बार मैग्नेट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। और ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है सो हम लोग थोड़ा बहुत देखे भी हुए हैं, थोड़ा बहुत आगे देखेंगे डिटेल में। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, ये कहा जाता है ऐसा कि जो आपका पृथ्वी है वो पृथ्वी भी अपने आप में कहीं ना कहीं मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है, किसी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखती है। तो ये मैग्नेट के जैसा कैसे बिहेव करती है, इससे क्या रिलेटेड टर्म्स है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिज्म इन मैटर, कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इस बेसिस पर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग क्या करते हैं, मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस तीन कैटेगरी में होता है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैं पिछले दिन आपसे चर्चा भी किया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सो मैग्नेट का सबसे अच्छा दोस्त होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पढ़ना है कहां, मैग्नेटिज्म इन मैटर में। इसके बाद हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ना है। हिस्टेरेसिस कर्व में आपको ये बात की जानकारी मिलनी होगी कि बहुत सारा ऐसा फिजिकल फैक्टर होता है जिसके कारण मैग्नेट अपना क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज भी करता है, और बहुत सारा ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन भी करता है। तो कैसे मैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा और कैसे गेन करेगा, इस सब को डिनोट करने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं क्या, हिस्टेरेसिस कर्व। और हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस चैप्टर में भी जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा ये क्या होगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रहा है? तो ये इतना चीज आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग क्या देखते थे कि किसी भी सोर्स चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखना है तो आप क्या करिए कि सराउंडिंग में एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज रखिए। या तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर मान लो मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है और यहां हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर होगा, दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते थे, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मेरे हाथ में नेगेटिव चार्ज है और यहां हम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, टुवर्ड्स द चार्ज।
इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के मोशन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर रहे थे। अब यहां पर आपसे कहेगा क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो कहेगा क्या कि ये इमेजिनरी लाइन है किसी भी स्पेस में जो टाइम के साथ साथ फ्री नॉर्थ पोल के मूवमेंट को क्या करेगा, दिखाएगा। फ्री नॉर्थ पोल मूव करने के लिए अलाउड होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि आपके पास सिंगल आइसोलेटेड चार्ज अवेलेबल है, लेकिन मैग्नेटिज्म में कभी भी आपके पास सिंगल आइसोलेटेड पोल अवेलेबल नहीं होता है। आपके पास चाहिएगा कि केवल नॉर्थ पोल हमको मिले, नहीं मिलेगा। केवल साउथ पोल हमको मिले, नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो नॉर्थ साउथ पोल पेयर में ही आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नॉर्थ साउथ पोल अगर पेयर में मिलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या कहेगा कि हम लोग किसको देखना है, नॉर्थ पोल को। अब कैसे देखें नॉर्थ पोल को? तो देखो कि अपने पास एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक कंपास, जिसका हम लोग यूज डायरेक्शन फाइंड आउट करने में करते हैं। और पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली हैंग कर दें तो वो घूमने फिरने के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है क्या, मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास ऐसे घड़ी के डायल के जैसा होगा और इसके बीच में एक निडल मैग्नेट लगा हुआ होगा, जिसका एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है क्या, साउथ पोल। ये घूमने के लिए क्या है, फ्री है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता है क्या कि यही नॉर्थ पोल का मूवमेंट का डायरेक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ही क्या बनाया जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे पहले भी मैग्नेट में आपको इस चैप्टर में कुछ कहानी पढ़नी है कि ये मैग्नेट कहां से आया, कैसे आया। तो इसका कहानी आप लोग बचपन में सुने होइएगा कि कुछ लोग था जो भेड़ बकरी चराता था और वो पहाड़ियों में खेलता था। तो कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि वो लकड़ी का जूता चप्पल पहनता था जिसमें नीचे कील लगा हुआ होता था, तो वो पाया क्या कि पैर चिपक रहा है। और कुछ लोग ये कहानी बनाते थे कि चरवाहे के पास डंडा में मेटालिक कैप लगा हुआ होता था, वो खेलते खेलते कहीं पर चिपका और इस तरीके से चुंबक का खोज हुआ। ये सब कहानी हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई कि इमेजिनरी लाइन है जो किसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, नॉर्थ पोल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो सपोज करो क्या कि अपने पास कोई सा एक अगर बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में हम मान लें क्या कि इस बार मैग्नेट का जो है सो ये है आपके पास में नॉर्थ पोल और ये है आपके पास में क्या, साउथ पोल। तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा और अपोजिट पोल क्या करेगा। अगर इस मैग्नेटिक कंपास को हम यहां से उठाएं और इस मैग्नेटिक कंपास को हम क्या करें, यहां से उठाएं और इस मैग्नेटिक कंपास को हम यहां से उठा करके अगर यहां पर रखें तो ये नॉर्थ पोल को अपने तरफ खींचेगा कि अपने से दूर भगाएगा, अपने से दूर भगाएगा। नॉर्थ पोल अपने से क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। इसका मतलब यहां से जो पोल्स लाइन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। इधर रखेंगे तो इधर दूर भगाएगा और इस तरीके से हर मोशन को अगर आप देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे दिख रहा है ये, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को हर जगह हम कंपास रख रहे हैं और देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल किधर के तरफ जा रहा है, उसी तरफ लाइन खींचते गए और एक इमेजिनरी लाइन बना लिए। जो इमेजिनरी लाइन कौन बन गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किधर से किधर के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देखना है, नॉर्थ पोल के मूवमेंट के लॉन्ग इमेजिनरी लाइन होगा स्पेस में, जिस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी होगा। तो मैग्नेट के अंदर भी होगा किधर से किधर के तरफ, साउथ से नॉर्थ के तरफ। ये किधर से किधर होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसका कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो यूनिक प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या बोला है कि आपको मान के चलना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो है कौन सा, नॉर्थ पोल, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा है, साउथ पोल। ऐसे ही एनालॉग करके हम लोग याद रखेंगे तो सारी चीजें हमको क्या रहेगी, याद रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में जाकर के, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं हो रहा है कि नॉर्थ से निकला और साउथ में जाकर के मिला। ये केवल तभी होता है जब मैग्नेट के बाहर रहते हैं। मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, साउथ से नॉर्थ के तरफ। तो पहली प्रॉपर्टीज यही आएगी क्या कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मीट्स टू साउथ पोल। इसका मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है
वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल में जाकर के मिलेगा आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बात क्या है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड मीट्स टू नॉर्थ पोल, कि साउथ पोल से ओरिजिनेट होगा और नॉर्थ पोल में जाकर के मिलेगा कहां? इनसाइड द मैग्नेट। आपने अभी देखा था कि अगर आपके पास कोई सा बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का अगर ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाकर के मिलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाकर के मिलेगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर की यही कहानी क्या होती थी कि ये साउथ से आता था और नॉर्थ में आकर के मिल जाता था। लेकिन अगर हम लोग चार्ज का बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बात करें, तो ये रखा पॉजिटिव चार्ज और ये रखा क्या? नेगेटिव चार्ज। यहां ध्यान देना कि ये पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में जाकर के क्या होता था? ये पॉजिटिव से निकलता था और नेगेटिव में जाकर के क्या होता था? मिल जाता था। नेगेटिव में जाकर के क्या हो जाता था? और यहाँ पे ये खत्म हो गया। ऐसे ही फिर कोई पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिल जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिल जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखो कि ये पूरा का पूरा क्लोज लूप बना रहा है और ये यहां से चला और यहां खत्म, क्लोज लूप नहीं बना। तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में केवल एक ही अंतर है क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता। ये टर्मिनेटेड होता है और वो क्लोज्ड होता है। ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आ गई कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाकर के मिलेगी, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से निकलेगी और नॉर्थ में जाकर के मिलेगी। अगला प्रॉपर्टीज देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सो हमेशा ही क्या बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। इस चीज को आपको समझना है कि अगर आपके पास में कोई सा बार मैग्नेट है, अगर आपके पास में कोई सा बार मैग्नेट है जिसका एक होगा ये नॉर्थ पोल और एक होगा ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाकर के मिलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाकर के मिलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाकर के मिलेगी, इधर भी नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाकर के मिलेगी। ये मैग्नेट के बाहर की कहानी थी कि ये नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ में आकर के मिल जा रही थी। लेकिन मैग्नेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैग्नेट के अंदर भी ये कहानी चल रही है किधर? साउथ से लेकर के किधर के तरफ? नॉर्थ के तरफ। किधर चल रही है ये? साउथ से लेकर के किधर के तरफ? नॉर्थ के तरफ। किधर चल रही है? साउथ से लेकर के नॉर्थ के तरफ। इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि हर मैग्नेट एक क्लोज लूप बना रहा है। देखो ये वाला एक लूप बन गया कि नहीं, ये वाला एक लूप बन गया कि नहीं, इधर भी एक लूप बना कि नहीं, इधर भी एक लूप बना कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है। जबकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता था, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से चला नेगेटिव में जाकर के मिला, खत्म। ये फिर से ऐसे घूम के आता तब ये क्लोज लूप बनाता। लेकिन हर बार हो क्या रहा है कि फील्ड पॉजिटिव से चला नेगेटिव में जाके खत्म, पॉजिटिव से चला नेगेटिव में जाकर के खत्म। तो यहां से जाने के रास्ते तो है, आने का भी रास्ता रहता तो क्लोज लूप बनता, लेकिन यहां आने का रास्ता नहीं है। तो ये कैसा है? ये कैसा है? टर्मिनेटेड है। और टर्मिनेटेड है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो आपका हमेशा कैसा होता है? टर्मिनेटेड होता है। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जबकि मैग्नेटिक फॉर्म क्या करेगा? जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सो आपका हमेशा एक ऐसा लूप बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा। ये प्रॉपर्टीज समझ में आई। अब देखो कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमको कहीं भी फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में? तो आपको पता होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बताया था कि अगर किसी जगह पर आपको फोर्स पता करना है तो आप लाइन पर क्या करिए? टेंजेंट ड्रॉन कीजिए, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता था वही उस डायरेक्शन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था। सेम यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी जानना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर किसी पॉइंट पर हमको क्या चाहिए? अगर किसी पॉइंट पर हमको चाहिए क्या? फोर्स पता करना है। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं नॉर्थ से निकला है और इधर कहीं साउथ में जाकर के मिला है। तो हमको ए पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। तो ए पॉइंट पर फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसी को क्या बोलेंगे? फोर्स एट ए। कहोगे कि ये नीचे की तरफ भी हो सकता था, बोल सकते हो कि नहीं कि ये टेंजेंट नीचे की तरफ भी, लेकिन देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो नॉर्थ से निकली और किधर जा रही है? साउथ में। तो जिधर की तरफ जाएगी टेंजेंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में रखना है।
अगर आपको बी पॉइंट पर फोर्स चाहिए तो आप क्या करिए, बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यही टेंजेंट का डायरेक्शन जो बताएगा वो किसको, एफ बी को। अगर आप सी पॉइंट पर रखिए तो ये सी पॉइंट पर जो है सो आपको जो फोर्स बताएगा ये क्या बताएगा, एफ सी। मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आपको किसी पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, नेट मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं क्या कि नेट फोर्स का हमेशा यूनिक डायरेक्शन होता है। किसी भी चीज पर एक समय में एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, लेकिन अगर हम नेट रिजल्टेंट फोर्स का बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। सपोज करो क्या कि किसी पंखे में हम 50 रस्सी बांध के नीचे टांग दें और इस 50 रस्सी को पकड़ करके 50 आदमी क्या करें, अलग अलग डायरेक्शन में खींचे। जब पंखा टूट के गिरेगा तो क्या वो सारे डायरेक्शन में गिरेगा कि किसी एक डायरेक्शन में? इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन में। तो ये बात मस्टली आपको याद रखना है क्या कि नेट फोर्स का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। एक से ज्यादा नेट फोर्स का डायरेक्शन एक पॉइंट पर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका अगला प्रॉपर्टीज है क्या, कहता है क्या कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप पीछे भी पढ़े हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या कि यहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये 10वीं क्लास का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ देता है 2 नंबर, 12th में भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे कहा जाएगा क्या कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है। तो हम कहेंगे क्या कि अगर मान लो कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक का नाम है L1 और एक का नाम है L2, और ये दोनों क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि क्या किया, ये एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखिए कि इस पॉइंट P पर हम लोग दो टेंजेंट दिखा सकते हैं। एक टेंजेंट जो कि पहले वाले लाइन पे होगा, जिसका नाम हम लोग सपोज करिए कि हम F1 रख लें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक ऐसा ही सिमिलर टेंजेंट क्या होगा, इस P पॉइंट पर दूसरे वाले लाइन पर होगा, जिसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, F2 रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू टेंजेंट पॉसिबल, और ये दो टेंजेंट नेट रिजल्टिंग फोर्स के दो अलग अलग डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। और पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा क्या कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा कि देयर इज टू टेंजेंट पॉसिबल, देयर आर टू टेंजेंट पॉसिबल, दो टेंजेंट पॉसिबल होगा, दो टेंजेंट पॉसिबल होगा, which shows two different direction of resulting force, two different direction बताएगा किसका, ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैं क्या बोला कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देता है, L1 L2 दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे काटा, तो P पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट पॉसिबल है, F1 और F2। ये एक ही पॉइंट P पर दो अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं किसका, रिजल्टिंग फोर्स का। तो एक ही पॉइंट पर रिजल्टेंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगला चीज देखिए, कह रहा है क्या, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रांगनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डेंसिटी का मतलब क्या कि लाइन कितना क्लोज क्लोज है या लाइन कितना दूर दूर है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और जितना दूर दूर लाइंस होगा उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग देखें
अगर हम लोग देखें यहां पर कि सपोज करो क्या कि ये है कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूं, एक पॉइंट का नाम मैं रखूं ए और यहां एक पॉइंट का नाम रखूं मैं क्या, बी। आप बताओ कि ए पॉइंट पर लाइंस क्लोज है कि बी पॉइंट पर लाइंस क्लोज है? लाइन का डेंसिटी ए पर ज्यादा है, इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। आपको देखना है सीधा सा बात क्या कि जो हायर डेंसिटी होगा, हायर डेंसिटी का मतलब, हायर डेंसिटी का मतलब स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना लोअर डेंसिटी होगा, जितना कम डेंसिटी होगा, लोअर डेंसिटी का मतलब आपको क्या समझना है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि हम लोग बार मैग्नेट देखें एक, और एक बार मैग्नेट का हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कोशिश करें तो बार मैग्नेट का मान लो कि ये है नॉर्थ पोल और ये है क्या, साउथ पोल। तो तुम देखोगे क्या कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाकर के मिलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाकर के मिलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाकर के मिलेगी। इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा। तुम ध्यान से देखो कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर है, पोल के पास में। यहां भी सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या है, पोल के पास में। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि बार मैग्नेट के पोल पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एट द पोल ऑफ बार मैग्नेट, एट द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, कि एट द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट जो होगा, किसी भी बार मैग्नेट के पोल पर द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे वीकेस्ट किधर होगा, तो देखो इस बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर लाइन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि इस लाइन के लॉन्ग हम लोग बात करें तो इस लाइन पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीकेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बार मैग्नेट की केस। तो लाइन जितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग, और लाइन जितना डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही है तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं कि वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, और उसमें क्या पढ़े थे कि अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, इसका मतलब क्या कि वो कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही कैसा होता है, हमेशा एक जैसा। तो यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम, हमेशा क्या रहे, एक जैसा रहे थ्रू आउट, कि हर जगह पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसा रहे, एक जैसा रहे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुमको याद होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात आए तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सोन बाय, इसको भी कैसे दिखाना है हमको, सोन बाय इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब एक जैसा डिस्टेंस रखने वाला, और कैसा, तो पैरेलल लाइंस। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस मतलब कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और ये दोनों लाइन होने भी कैसे चाहिए, तो पैरेलल भी होने चाहिए। देखो कि एक जैसा डिस्टेंस भी है और सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। यहां पर हर दो के बीच का डिस्टेंस अगर हम माने तो कैसा है, सेम है, और इसीलिए ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसमें कहीं भी 2 पॉइंट लूं, ए यहां रखूं मैं, बी यहां रखूं मैं, सी, तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एट ए जो होगा वही मैग्नेटिक फील्ड एट बी होगा, और वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सी होगा, क्योंकि ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को आगे लेकर के चलते हैं। कह रहा है क्या
कि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इससे पहले हम लोग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m का चर्चा किए हुए हैं कि जो आपका ये पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कोई भी बार मैग्नेट जितना वीक रहेगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना कम रहेगा, और जितना स्ट्रांग रहेगा उसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा। और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा उसका मतलब वहां से निकलने वाला लाइन भी उतना, तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब लाइन ज्यादा, और पोल स्ट्रेंथ कम इसका मतलब क्या, लाइंस कम। तो मान लो क्या कि अपने पास कोई अगर बार मैग्नेट है मेरे भाई, और अपने पास अगर कोई बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना m और इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा m। तो यहां से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो जितना ज्यादा इससे हो करके क्या होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब ये जितना स्ट्रांग रहेगा इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपका m है, ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। क्यों कि जितना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट उतना ज्यादा फील्ड भी निकलेगा यहां से। मान लो कि यहां पर 1 रखेंगे तो 1 लाइन निकला, तो 2 रखेंगे तो कितना स्ट्रांग हो गया ना, अब ज्यादा डेंसिटी होना चाहिए तो 2 लाइन निकलेगा। अगर 3 कर देंगे पोल स्ट्रेंथ तो 3 लाइन निकलेगा। मतलब जितना पोल स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेगा, और हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़ाते हैं चीज को। अब यहां मैं दिखाना चाहता हूं आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, कि अपने अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखना है, 4 उंगली का जो डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सपोज करिए क्या कि आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग देखें तो जो इससे करंट बह रहा है वो आई इस डायरेक्शन में। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, और इधर से क्या आएगा, तो ये अपने चारों तरफ सर्कुलर रिंग बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसा बनाएगा, सर्कुलर रिंग। लेकिन तुम ध्यान से देखना कि अगर इसका डायरेक्शन हमको लिखना है तो ये इधर से अंदर जाएगा और इधर से क्या आएगा, बाहर। इधर से अंदर जाएगा, इधर से क्या आएगा, बाहर। इधर से अंदर जाएगा और इधर से क्या आएगा, बाहर। ये कैसे, देखो उंगली को ऐसे घुमाओ, करंट किधर जा रही है, तो इधर से ये फील्ड लाइंस क्या जा रही है, अंदर, और इधर से क्या आ रही है, घूम करके बाहर। अब इसी डंडी को हम क्या करेंगे, पकड़ करके ऐसे सीधा कर देंगे। तो ऐसे पकड़ करके अगर मान लो सीधा कर दिए, तो सीधा करके ये तुमको दिख रहा है कि ये करंट आई है जो सरफेस से किधर जा रही है, अंदर जा रही है। तो अगर देखो कि सरफेस से अंदर जा रही है तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, तो ये भी कैसा बनेगा, सर्कुलर लूप बनेगा। और सर्कुलर लूप बनेगा, लेकिन इस सर्कुलर लूप का अगर आपको डायरेक्शन देखना है, तो अगर इस सर्कुलर लूप का आपको डायरेक्शन देखना है तो हम लोग डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इस तरीके से। कैसे पता चला ये डायरेक्शन पता चला कैसे, राइट हैंड थंब रूल से, कि करंट अंदर तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से देखो कि अगर हम डॉट रख दे, करंट कैसा रख दें, डॉट। अब डॉट करंट रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कुलर बनेगा ही बनेगा, लेकिन सर्कुलर बनने के बाद अगर हम इसका डायरेक्शन देखना चाहें तो करंट आ रही है बाहर, अब की बार इधर से जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से जाएगा और इधर से वापस, इधर से जाएगा, इधर से वापस, इधर से जाएगा, इधर से वापस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी देखो कि पढ़े थे हम लोग क्या, कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है तो हम चाहते हैं एक बार देखना क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। देखो कि ये एक ऐसा लूप है जिस लूप को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसमें जो हमको करंट बहता हुआ दिखेगा वो करंट बहता हुआ दिखेगा किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो करंट इससे बह रहा है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम अगर ऊपर से देखेंगे तो देखिए तो इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा कि नहीं, ऊपर से देखेंगे ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हुआ, इसका मतलब क्या कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से नीचे और यहां से किधर। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यहां से नीचे और यहां से कैसा, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, यहां से नीचे और यहां से क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से अगर हम इधर देखें तो इधर से भी देखो करंट ऐसे जा रहा है, यहां से नीचे जाएगा,
तो यहां से ऐसे कुछ बनेगा, इधर से नीचे और इधर से क्या, इधर से नीचे और फिर इधर से क्या ऊपर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा और हम अगर बीच में भी देखना चाहें तो यहां से ढेर सारा लाइंस नीचे आएगा और फिर इधर से ये घूम करके ऊपर चला जाएगा। और आप ध्यान से देखिए कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जहां से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको टॉप व्यू लेते हैं, जब हम इसका टॉप व्यू लेते हैं, जब हम इसका टॉप व्यू लेते हैं तो करंट कैसा दिखता है, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो टॉप व्यूज देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो किधर से गया, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ। ये डायरेक्शन पहले भी आपको निकालना सिखाया जा चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को देखना है क्या, एनालॉग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या पढ़ते थे कि अगर अपने पास दो चार्ज पार्टिकल हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट साइन का हो और दोनों एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड डिस्टेंस से रखा हो, तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसी तरह से हम लोग यहां मैग्नेटिक डाइपोल को भी देखेंगे। तो इसमें एक एक पॉइंट करके डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तुमको याद होगा कि अगर आपके पास कोई सा चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के कारण यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी होता था और इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ई, इस ई को हम लोग लिखते थे कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हम लोग लिखते थे कितना, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होता था तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो टुवर्ड्स द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग ये लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता था तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसका डायरेक्शन होता था ये कैसा होता था, अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के कारण बात करते थे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग बात करते थे तो नेगेटिव चार्ज के कारण ये कैसा होता था, टुवर्ड्स द चार्ज इसका डायरेक्शन होता था। आप देखिएगा खाली नाम बदलेगा, कांस्टेंट यहां हम लोग कितना रखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज के जगह पर यहां क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ। तो अगर हम देखना चाहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल एम, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं मोनोपोल का मतलब, मोनो का मतलब वन, एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सपोज करो कि एक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है एम, और इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है तुमको कि तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, जिस बार मैग्नेट का एक होगा क्या, नॉर्थ पोल, और एक होगा क्या, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को तुमको कैसा कंसीडर करके चलना है और साउथ पोल को कैसा, नेगेटिव। इसका भी पोल स्ट्रेंथ एम और इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना। तो सपोज करें कि तुम्हारे पास एक पोल दिया हुआ है जिस मोनोपोल का पोल स्ट्रेंथ है कितना, एम, और यहां से आर डिस्टेंस पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन क्या होगा, कितना होगा। तो देखो कि बी इक्वल टू, यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना लिखे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू के जगह पर एम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, के एम बाय कितना, आर स्क्वायर। यहां पर के का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर के का वैल्यू मैग्नेटिक कांस्टेंट होगा कितना होता है, म्यू नॉट बाय कितना, 4 पाई के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग लिखते थे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के जगह पर तुम देखो कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का बात करें, पॉजिटिव चार्ज का बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के जगह पर यहां कौन बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो अगर ये मोनोपोल नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द पोल, और अगर ये साउथ पोल है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द पोल। तो अगर हम लोग देखना चाहें यहां से, अगर हम लोग देखना चाहें तो ड्यू टू नॉर्थ पोल अगर देखोगे, ड्यू टू एन पोल इट इज, ड्यू टू नॉर्थ पोल इट इज अवे फ्रॉम द पोल। ये कैसा होगा, अवे फ्रॉम द पोल होगा। और उसी तरीके से ड्यू टू साउथ पोल अगर हम लोग देखेंगे तो ड्यू टू साउथ पोल जो ये होगा, ये ड्यू टू एस पोल कैसा होगा, तो एस पोल कैसा होगा, टुवर्ड्स द पोल इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहे तो मैग्नेटिक फील्ड याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था क्या भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था क्या, तो जब दो चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू
और प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस 12 से सेपरेटेड होता था, तो जो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू हम लोग लिखते थे वो कितना लिखते थे, Q इंटू कितना 12 के बराबर में, और इसका डायरेक्शन देखना होता था। तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता था, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का बात करें तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग देखते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता था आपका ये कैसा होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का P दिखाते थे इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव माइनस क्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू के तरफ इसका डायरेक्शन होता था। अब देखो कि मैग्नेटिक डाइपोल तुमको देखना है, तो मैग्नेटिक डाइपोल में आपके पास क्या रहेगा, एक मैग्नेट रहेगा, इस मैग्नेट का एक रहेगा साउथ पोल और एक रहेगा क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो यहां नेगेटिव चार्ज वही यहां पॉजिटिव चार्ज। इसका पोल स्ट्रेंथ रहेगा m और इसका पोल स्ट्रेंथ भी कितना रहेगा, इसका जो लेंथ रहेगा टोटल लेंथ यहां से यहां तक लेकर के कितना 12। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 12 लिख रहे हैं तो S और N केवल नेगेटिव और पॉजिटिव बता रहा है, जबकि M कितना चार्ज है ये बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, स्ट्रांगनेस। तो यहां अधिक चार्ज रहेगा तो अधिक स्ट्रांग, और वहां अधिक पोल स्ट्रेंथ रहेगा तब क्या, अधिक स्ट्रांग। तो अगर यहां पर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है M इक्वल टू, तो M इक्वल टू कितना लिखेंगे, M इंटू कितना 12। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? M इंटू 12 लिखेंगे और M इंटू 12 लिख देंगे तो आप सीधे सीधे देखिए कि यहां डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहां नेगेटिव के जगह पर मैंने किसको माना है, साउथ को माना है, तो यहां डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से लेकर के नॉर्थ के तरफ। यही हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, ये जो डायरेक्शन होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर m बोलेंगे। इज ऑलवेज फ्रॉम किधर से किधर, इज ऑलवेज फ्रॉम किधर से किधर होगा, तो फ्रॉम S टू N पोल, हमेशा साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल के तरफ ये होगा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपको पता होगा कि हर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहां निकालते थे, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और किसी जनरल पॉइंट थीटा पे, आर थीटा पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एट एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। यहां मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा, यहां मैं खाली रिजल्ट आपको एनालॉग करके दिखाऊंगा। आपको होमवर्क में करके लाना है, और मस्टली करके लाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में हर साल पूछता है, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे, या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालिए, या मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैंने आपको पीछे प्रूफ करके दिखाया है। अभी मैं एनालॉग में आपको केवल रिजल्ट दिखा देता हूं, और जैसे जैसे आपने वहां प्रूफ किया वैसे वैसे आप होमवर्क में करके लाइएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो देखते हैं क्या, कि हम लोग देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता था तुम्हारा, ये कैसा होता था, ये होता था तुम्हारा माइनस क्यू, और इससे 12 डिस्टेंस पर क्या होता था तुम्हारा प्लस क्यू। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता था, ये 12। इसी लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते थे तो इस लाइन को क्या बोलते थे, एक्सियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल लाइन। और यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता था P, जो कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ, डाइपोल मोमेंट किधर, इधर के तरफ ये है P, इसके साथ कितना एंगल बनाता था, थीटा। तो इसको हम लोग एक जनरल पॉइंट बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको याद होगा, आपको याद होगा कि हम लोग E एक्सियल जो लिखते थे, ये लिखते थे E एक्सियल, ये कितना लिखते थे, 2kp बाई कितना, r स्क्वायर। कितना लिखते थे, 2kp बाई r स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में लिखते थे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, डाइपोल मोमेंट P के डायरेक्शन में ही होता था। याद होगा आपको, ठीक ना? इसी तरीके से आपको याद होगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड
एट इक्वेटोरियल लाइन लिखते थे तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना लिखते थे, KP बाय आर क्यूब लिखते थे, और ये होता था किस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, डायपोल मोमेंट P के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ई नेट अगर हम लिखते थे किसी पॉइंट P पर तो ये कितना लिखते थे, KP बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं याद है, ये तीनों चीज निकाल के दिखाए थे आपको, डिराइव करके दिखाए थे, डिराइव करके दिखाए थे। तो इसी तरीके से आपको मैग्नेटिक डायपोल में भी क्या करना है, डिराइव करना है, सेम टू सेम वैसा ही। बस क्या करना है, यहाँ P के जगह पर वहां M को रिप्लेस कर देना है, यहाँ Q के जगह पर वहां स्मॉल m को रिप्लेस कर देना है, और पूरा डेरिवेशन आपको घर से करके लाना है। मैं कल आपका कॉपी चेक करूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अगर यही चीज हमको मैग्नेटिक डायपोल में करना हो, अगर यही चीज हमको मैग्नेटिक डायपोल में करना हो तो ये होगा कोई सा मैग्नेटिक डायपोल जिसका इधर होगा साउथ पोल और इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल। इसका डायपोल मोमेंट M, इसका भी डायपोल मोमेंट कितना, M। तो मैग्नेट के अलोंग जो लाइन होगा, मैग्नेट के अलोंग जो लाइन होगा, इसी लाइन को आप क्या बोलिएगा, एक्सियल लाइन, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलिएगा, इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ होगा, और यहां से सपोज करिए कि यहां से सपोज करिए क्या कि R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जो कि डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसी लाइन को क्या बोलते थे भाई, एक्सियल लाइन। इसी लाइन को तुम क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल लाइन, और इसी लाइन को तुम जो है सो कोई जनरल पॉइंट P बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि यहां पर E एक्सियल 2K P बाय आर स्क्वायर लिखे, यहां पर K का वैल्यू ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक वाले में K का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि मैग्नेटिक वाले में क्या रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो अगर यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है जिसको हम लोग B बोलते हैं, तो B एट एक्सियल कितना लिखेंगे, 2K के जगह K, P के जगह पर कितना लिखेंगे, M, और नीचे कितना, R स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डायपोल मोमेंट तो यहाँ क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, तो इधर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P, तो यहां क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ कैसा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको B इक्वेटोरियल लिखना है तो B इक्वेटोरियल अगर लिखना है तो B इक्वेटोरियल कितना लिखेंगे, K P लिखते थे यहां, तो P के जगह पर कितना लिखेंगे, M बाई कितना, आर क्यूब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P, तो यहां भी क्या लिखेंगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M के। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर के तरफ, तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि अगर B एट पॉइंट P लिखना है तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, K M बाई कितना, R क्यूब। P के जगह पर कितना लिखेंगे, M, और कितना लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर कितना, थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इतना एनालॉग आपको याद रहेगा कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल याद रहा तो मैग्नेटिक डायपोल भी आपसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल पूछे चाहे मैग्नेटिक डायपोल, ये बात ध्यान रखना कि ये एक्सियल प्रूफ करने के लिए या इक्वेटोरियल प्रूफ करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक डायपोल में या तो मैग्नेटिक डायपोल में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको दोनों का प्रैक्टिस होना चाहिए। मैंने ये प्रूफ करना सिखा दिया इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होमवर्क में प्रूफ करके लाना है। यहाँ पर K इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे, म्यू नॉट बाय कितना, 4 पाई के बराबर में। आपको है होमवर्क में इस चीज को क्या करना है, टू प्रूफ। इसको क्या करना है, होमवर्क में प्रूफ करके लाना है। बात समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद आपके जानकारी में होगी ये बात कि जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल को भी अगर हम लोग रखेंगे तो टॉर्क लगेगा। करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक डायपोल के जैसा था तो कितना टॉर्क लगेगा पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि जब टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी डायपोल को रखते थे, ये है मान लो क्या तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया कि एक डाइपोल को रख दिया। एक डाइपोल को अगर हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो भाई डाइपोल कैसा होगा, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा कैसा प्लस क्यू। ये है आपका एक डाइपोल, इसका लेंथ है कितना 12। तो इस प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितने का, इस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितने का, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो इस पर अगर टॉर्क आपको याद हो तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे, पी ई साइन थीटा के बराबर में ये टॉर्क वेक्टर होता था और इस वेक्टर को हम लोग कितना लिखते थे, पी क्रॉस ई के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना लिखते थे, पी क्रॉस। तो इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें तो भैया तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल होगा कैसा, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा कैसा, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा कुछ इस तरह से। एक मैग्नेट रखा जाएगा, इस मैग्नेट का ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा क्या, साउथ पोल। मान लीजिए कि इसका पोल स्ट्रेंथ कितना m है, ये मैग्नेटिक फील्ड b है और ये जिस एंगल पर रखा हुआ है वो है कितना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेट भी क्या करेगा, घूमेगा और मैग्नेट घूमेगा। तो यहां लिखे पी साइन थीटा। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर यहां पर हम टॉर्क लिखेंगे तो पी के जगह पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या लिखेंगे, और साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और इसी को हम लोग टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस कितना बी। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क लगता था उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में भी क्या होगा, टॉर्क लगेगा, जब इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको याद होगा कि अगर घूमेगा, किसी पर फोर्स लगा है और उस पर वर्क हुआ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। मैं दीवार से किसी स्प्रिंग को बांध के और ऐसे खींच के उस पर फोर्स लगाऊं तो उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं, उस एनर्जी का वो यूज किस में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में करेगा। और जब हम इसको छोड़ देंगे तो उसी एनर्जी के कारण ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इस पर फोर्स लगा है तो इसमें वर्क डन हुई होगी, और वर्क डन हुई होगी तो वो वर्क डन किस रूप में स्टोर हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो ये पोटेंशियल एनर्जी यू होता था, ये यू इक्वल टू कितना होता था, माइनस पी ई कॉस थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये डाइपोल मोमेंट जो होगा यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल में, ये कितना हो जाएगा, पी के जगह पर एम, ई के जगह पर कितना बी, और कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा। देखो पी ई दोनों वेक्टर है तो इस यू को हम लोग माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, और यहां पर अगर आप लिखना चाहे तो इस यू को हम लोग माइनस एम डॉट बी भी लिख सकते हैं। ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कभी कभी ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, कभी कभी क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा, बोलेगा क्या कि वर्क डन बताओ, तो वहां पर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने 11th क्लास में आपको बहुत ही खूबी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या पढ़ाया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा वो कैसा फोर्स रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद रख करके मैग्नेटिक डाइपोल का हर एक टर्म याद रखा जा सकता है। ये पूरा ही चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर को मैं पीपीटी से पढ़ाऊं। पीपीटी से पढ़ाने में लिखना कम पड़ता है, तो आपको मैं एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। मैं उम्मीद करूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो याद रखना इन चीजों को, क्यों कि एग्जाम में पूछ देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। काफी आज के लिए पढ़ के आइएगा।